हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, आज हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो एनाटॉमी वाला पार्ट बचा हुआ था, आज कंप्लीटली मतलब ब्रेन में सेट करके इसको आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बिल्कुल। और इसके बाद हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लेके चलेंगे, और फिजियोलॉजी में डाइजेशन वाला पार्ट एक बचा हुआ था ना, उसको आप लास्ट में ऐड कर देंगे इसको। क्लियर है बिल्कुल। तो कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हमारा, हाँ, आज कॉकरोच का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुकी थी, और आज हम बात करेंगे इसकी एनाटॉमी। ठीक है, सारे सिस्टम इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और एंड करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। क्लियर है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखना, कंटेंट पूरा मिल रहा है। ठीक है, कंटेंट पूरा है, आप अच्छी तरीके से करोगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्लियर बिल्कुल। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना लेक्चर में करा रहा हूं उतना कर लो। पूरी एनसीईआरटी, सारे कंसेप्ट जितने इससे रिलेटेड हैं सब एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? आज हम कॉकरोच पार्ट 2 बोलेंगे इसको, है ना, कॉकरोच पार्ट 2। ओके, तो ओके, कॉकरोच साहब दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं? ठीक है, तो पार्ट 2 लेके चलते हैं इनका। देखने में कितना खतरनाक लगता है। अच्छा, एब्डोमेन बची थी इसकी। देखो, सबसे पहले हमने उसका पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी करा दी है। लास्ट में हम एब्डोमेन पढ़ रहे थे। ठीक है, याद आया? एब्डोमेन के अंदर हमने, हाँ, एनल सरकाय और एनल स्टाइल, ये दोनों कवर कर लिए थे, याद आ गया होगा। ठीक है, एनल सरकाय और एनल स्टाइल कवर कर लिए थे, याद आ गया होगा। ठीक है, तो अब एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, उसको डिस्कस करते हैं। क्या भाई? एब्डोमेन में जेनिटल पाउच भी तो होता है, जिसको जेनिटल चैम्बर बोलते हैं। तो हम जेनिटल पाउच या जेनिटल चैम्बर की बात करते हैं। क्लियर बिल्कुल। अब जेनिटल पाउच और जेनिटल चैम्बर में क्या क्या डिफरेंस, मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी एनाटॉमी में जाएंगे। पर ध्यान रखना यार, ये पैरा जो दे रखा है ना एनसीईआरटी में, बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आता। ठीक है, तो इसको एक प्यारे तरीके से मैं एक फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। एकदम ध्यान से ध्यान देना अच्छी तरीके से, यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जेनिटल पाउच या चैम्बर की। एब्डोमेन के अंदर जो बचा हुआ था, हाँ, क्या बचा हुआ था? जेनिटल पाउच या चैम्बर। समझाता हूं, डायग्राम में भी क्लियर करूंगा इस चीज को। ठीक है, पाउच या चैम्बर। ठीक है, अगर मैं चैम्बर की बात करता हूं, डायग्रामेटिकली दिखाऊं पहले तो मैं तुम्हें कि तुम समझ क्या रहे हो, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो, मेल हो या फीमेल, इनके अंदर यहां क्या होता है? पाउच या चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? देखो, एनसीईआरटी ने लिखा भी है जेनिटल पाउच या चैम्बर लिख रखा है। ये फीमेल में है, ऐसा ही एक मेल में भी दिखा रखा है। ये पूरा नहीं, नीचे दिख रहा है ये पाउच या चैम्बर बोल सकते हैं उसको। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब मेल और फीमेल में इसकी पोजीशन क्या होती है, सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं। ठीक है, तो हम उनकी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तरफ हम मेल के बारे में बात करेंगे, एक तरफ हम फीमेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसको तो हटाओ एरो को, है ना। इधर बात करते हैं मेल की और उधर बात करते हैं फीमेल की, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, एक तरफ बात करते हैं मेल की, एक तरफ बात करते हैं फीमेल की। चलो इधर फीमेल की बात कर लेते हैं पहले, इतने में आ जाएगा। इधर मेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो ध्यान रखना, चैम्बर होता कहां है? डोर्सल साइड पर होता है, वेंट्रल साइड पर होता है? सारे चैम्बर कहां होंगे? वेंट्रल साइड पर। जब भी जेनिटल चैम्बर की बात करते हैं तो जेनिटल ऑर्गन भी वेंट्रल साइड पर होते हैं। तो कॉकरोच का वेंट्रल साइड कहां होगा? नीचे होगा ना। ठीक है, तो मेल हो या फीमेल, ये चैम्बर का किस साइड में होंगे? डोर्सल साइड में होंगे, वेंट्रल? तो आप बोलोगे सर वेंट्रल साइड में होते हैं, तो हम वेंट्रल चैम्बर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं फीमेल की बात करता हूं। अब अगली बात आती है कि वो कौन कौन से सेगमेंट हैं एब्डोमेन में। टोटल कितने सेगमेंट होते हैं? टोटल 10 सेगमेंट होते हैं ना।
तो उन 10 सेगमेंट में वो कौन से चैम्बर है, वो कौन से सेगमेंट हैं जो इस चैम्बर को बनाते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है, सॉरी 3 सेगमेंट होते हैं जो इस चैम्बर को बनाते हैं। फीमेल के केस में आपको क्या याद रखना है? 7th प्लस 8 प्लस 9, ये ट्रिक है मेरी, ठीक है। 7 को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, क्यों बनाता हूं? क्योंकि जो 7 नंबर का चैम्बर होता है, सॉरी सेगमेंट होता है, समझना, और 8 और 9 ये आपस में फ्यूज होकर के एक बड़ा चैम्बर बनाते हैं। तीनों सेगमेंट फ्यूज होकर के एक बड़ा चैम्बर बनाते हैं, समझना, ठीक है। जिसमें जो 7th नंबर का सेगमेंट था वो कंपैरेटिव बड़ा होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर एनसीईआरटी खोल के बैठ रहे हो तो उसकी लाइन है 7th सेगमेंट लार्ज होता है, बड़ा होता है, बोट शेप होता है, ठीक है। उसमें 8 और 9 फ्यूज होकर के एक चैम्बर बनता है, उसको फीमेल जेनिटल चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 7 की बात कर रहा हूं, 7th नंबर चैम्बर की बात कर रहा हूं, लार्ज होता है एंड बोट शेप, लार्ज होगा और बोट शेप होगा। फिर से बोल रहा हूं, 7th नंबर का जो सेगमेंट है वो लार्ज होगा और बोट शेप होगा, ये भूलना नहीं है आपको। कंपैरेटिव लार्ज है और बोट शेप है, क्लियर है। जो 8 और 9 के फ्यूज होने से बनता है, किस साइड में होते हैं सेगमेंट? ये डोर्सल है वेंट्रल? भाई लोअर साइड, वेंट्रल, वेंट्रल, वेंट्रल साइड में होंगे, ठीक है। वेंट्रल साइड में कहां पर होंगे बेटा? ये वेंट्रल साइड में होंगे, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? वेंट्रल नीचे वाली साइड होती है, डोर्सल ऊपर वाली साइड होती है। वेंट्रल साइड पर कौन सी प्लेट होंगे? आप बोलोगे स्टर्ना। वेंट्रल साइड में क्या होंगे? स्टर्ना, ठीक है। वेंट्रल बोल सकते हो या स्टर्ना, क्योंकि वेंट्रल साइड पे स्टर्ना होती है। यानी 7th 8th 9th वेंट्रल स्टर्ना के फ्यूज होने से फीमेल चैम्बर या जेनिटल पाउच का फॉर्मेशन होता है। इसमें 7th नंबर का जो सेगमेंट है वो लार्ज होता है और बोट शेप होता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगर चैम्बर की मैं बात करूं, इस चैम्बर की बात करूं, जो सेगमेंट समझ में आ गया किसके सेगमेंट से मिलकर बना है, तो चैम्बर कुछ कुछ ऐसा है, कुछ चैम्बर ये कुछ कुछ ऐसा है, ऐसा और कुछ कुछ ऐसा है। अभी डायग्राम बना के दिखाया भी था, फीमेल डायग्राम में दिखाया भी था, कुछ कुछ ऐसा चैम्बर है। इस चैम्बर में ध्यान से देखोगे तो एक साइड तो एंटीरियर है, ये साइड क्या होगी? एंटीरियर। तो नीचे वाली साइड क्या होगी? पोस्टीरियर। अंदर बनाता हूं, सॉरी, ये बाहर एंटीरियर, तो नीचे वाला क्या होगा? पोस्टीरियर। अगर आपसे पूछा जाए इस चैम्बर के एंटीरियर साइड पर क्या क्या होता है, तो यहां पर आकर के ये फीमेल गोनोपोर होता है। इसके अलावा एंटीरियर साइड पर और क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक ग्लैंड्स की ओपनिंग भी होती है, इसको स्पर्मेथिका बोलते हैं। स्पर्मेथिका की भी ओपनिंग होती है। इतना ही नहीं, यहां पर कुछ और भी ग्लैंड्स होते हैं, कुछ और भी ग्लैंड्स होते हैं, उनकी ओपनिंग भी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस चैम्बर को मैं अभी एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा ऐसे। जाके पोस्टीरियर साइड पर क्या होगा? पोस्टीरियर साइड पर छोटे छोटे कुछ प्लेट्स होते हैं, काइटिन से मिलके बने हुए प्लेट्स, ऐसे ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। तो पूछेंगे फीमेल चैम्बर में एंटीरियर साइड पर क्या होगा और पोस्टीरियर साइड पर क्या होगा। अगर मैं एंटीरियर साइड की बात करता हूं बेटा, तो एंटीरियर साइड, तो यहां पर कितनी ओपनिंग देखने को मिल रही है? ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिका और कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर क्या क्या है? ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ किसकी किसकी ओपनिंग है? नंबर 1 फीमेल गोनोपोर, गोनोपोर मतलब जेनिटल पोर की बात चल रही है, ठीक है, जेनिटल पोर की बात चल रही है। और किसकी बात चल रही है? स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका। अच्छा, स्पर्मेथिका क्या होती है ये आपको अभी नहीं पता, ठीक है, ये अभी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा। बस यहां आपको याद रखना है कि अगर मैं एब्डोमेन में जेनिटल पाउच की बात करता हूं फीमेल में, तो वो कौन कौन से सेगमेंट हैं जिनके फ्यूज होने से ये चैम्बर बनता है? वेंट्रल साइड पर या डोर्सल साइड पर? वेंट्रल साइड पर। कौन से? 7 8 और 9। 7 जिसमें लार्ज होता है, बोट शेप होता है। इस चैम्बर की अगर बात की जाए तो इसमें जो एंटीरियर वाला पार्ट है और एक पोस्टीरियर वाला पार्ट है, एंटीरियर वाले पार्ट पर फीमेल गोनोपोर देखने को मिल रहा है, स्पर्मेथिका की ओपनिंग देखने को मिल रही है, और साइड में कोलेटरल ग्लैंड है, ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड।
ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग भी दिख रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एंटीरियर वाले पार्ट पर, एंटीरियर वाले पार्ट पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग देखने को मिल रही है हमें, स्पर्मेथिका की ओपनिंग देखने को मिल रही है, फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग देखने को मिल रही है। पर पोस्टीरियर वाले पार्ट पर क्या मिल रहा है, कुछ काइटिन की प्लेट देखने को मिल रही है, कुछ काइटिन की आपको यहां पर प्लेट देखने को मिल रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इनको स्पेशली आप बोल सकते हो गोनैपोफाइसिस टर्म यूज कर सकते हो, गोनैपोफाइसिस। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम टर्म यूज करेंगे गोनैपोफाइसिस। जो प्लेट दिख रही है ना, इन प्लेट को हम बोलते हैं गोनैपोफाइसिस, या ऐसे बोल सकते हो, यही बोलो ज्यादा बेटर है। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो पोस्टीरियर एंड पर कुछ प्लेट देखने को मिल रही है, इनको गोनैपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर एंड पर ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर देखने को मिल रहा है, स्पर्मेथिका की ओपनिंग देखने को मिल रही है, और कोलेटरल ग्लैंड देखने को मिल रही है, कोलेटरल ग्लैंड्स इनकी ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो एंटीरियर पर क्या मिलता है, पोस्टीरियर पर क्या मिलता है, ठीक है। और इस पूरे चैम्बर का फॉर्मेशन 3 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। डॉर्सल साइड पर या वेंट्रल साइड पर? वेंट्रल साइड पर। तो कौन सी प्लेट फ्यूज होंगे? स्टर्ना। इसमें 7th नंबर की कैसी होती है? लार्ज होती है, बोट शेप होती है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब मेल की बात कर लेते हैं। मेल में कंफ्यूजन है, ठीक है, मेल में कंफ्यूजन है। अगर मैं मेल की बात करूं ना, समझना, तो यहां कुछ ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी, बड़ा एनसीईआरटी लाइन बड़ी टिपिकल है, ठीक है। यहां पर समझना 9th प्लस 10th डॉर्सल साइड, डॉर्सल, डॉर्सल या डॉर्सल पर क्या होगी, ठीक है, टर्गा स्टर्ना, टर्गा। और वेंट्रल साइड पर क्या होगी? 9th वेंट्रल। यानी यहां पर कुछ ऐसा एनसीईआरटी बोलती है कि मेल जेनाइटल चैम्बर का फॉर्मेशन डॉर्सल साइड पर 2 प्लेटों के फ्यूज होने से और वेंट्रल साइड पर ओनली 1 प्लेट के फ्यूज होने से बनता है। तो बच्चों के समझ नहीं आता सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, मैं समझाता हूं। अगर आप मेल का चैम्बर देखोगे तो ऊपर 9 और 10 सेगमेंट, 9 और 10 सेगमेंट फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ऐसा होगा कुछ, ऐसा ऐसा, समझना। तो यहां पर क्या होगा? यहां 10th सेगमेंट नहीं होता, ऊपर 2 सेगमेंट होते हैं, नीचे एक ही सेगमेंट होता है, और फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चला जाता है, ऐसा, ठीक है। यानी ऊपर से ब्रॉड होगा, नीचे से नैरो, ऊपर से ब्रॉड होगा, नीचे से नैरो। समझने की कोशिश करना। अब समझोगे। ये चैम्बर ऊपर से ब्रॉड है पर नीचे से नैरो, ठीक है। नीचे से देखोगे ओनली 9 सेगमेंट, क्योंकि 10th सेगमेंट नीचे से गायब होता है, ठीक है। तो ऊपर से ब्रॉड है, इनके फ्यूज होने से, इनके फ्यूज होने से चैम्बर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा चैम्बर बन जाएगा। तो ऊपर वाले प्लेट भी काउंट करोगे और नीचे साइड को भी काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चैम्बर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो डॉर्सल साइड पर 9 और 10 सेगमेंट और वेंट्रल साइड पर ओनली 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से जो चैम्बर बनता है, इसको मेल जेनाइटल पाउच बोलते हैं। जिसमें ध्यान रखना है आपको, अगर मैं डॉर्सल, ऊपर वाली साइड कौन सी होगी? एंटीरियर। नीचे कौन सी होगी? पोस्टीरियर। अगर मैं एंटीरियर पार्ट की बात करता हूं तो यहां पर एनस देखने को मिलेगा, पर नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं, जो बाहर निकल रहे हैं। अभी डायग्राम में दिखाया था ना मैंने, दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। देखो, मेल का डायग्राम देखोगे ना तो कुछ निकल रही है चीजें, इनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं, ये निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। यानी इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं मेल जेनेटल चैम्बर, तो इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। अगर मैं एंटीरियर वाले पार्ट की बात करता हूं, एंटीरियर वाले पार्ट की बात करता हूं, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? एनस। और पोस्टीरियर वाली साइड की बात करूंगा तो यहां क्या क्या देखने को मिलेगा? यहां देखने को मिलेगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल। अब बताओ समझ में आया है नहीं आया? बहुत सिंपल फॉर्म में फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट किया, बहुत सिंपल फॉर्म में।
इससे सिंपल नहीं हो सकता, समझो मेरी बात, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन में हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको? एनल सर्काई पढ़ाए थे आपको, एनल स्टाइल पढ़ाए थे आपको, और तीसरा क्या याद रखना है यहां पर आपको? थर्ड है सी, सी लिख देता हूं, सी पॉइंट क्या है? जेनाइटल पाउच, जिसको हम चैम्बर भी बोल सकते हैं, जो मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। फीमेल में चैम्बर का फॉर्मेशन 7, 8 और 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है, जो वेंट्रल साइड पर होते हैं, ओनली एक ही साइड पर। तो आप बोलोगे वेंट्रल स्टर्ना, लार्ज बोट शेप, 7 नंबर का सेगमेंट होता है, 8 और 9 इसमें फ्यूज कर जाते हैं और चैम्बर बन जाता है, कुछ ऐसा। इसमें एंटीरियर साइड पर इन तीनों की ओपनिंग होती है, पोस्टीरियर साइड पर यहां पर क्या देखने को मिला? गोनापोफाइसिस, काइटिन की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अगर मेल में बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, डोर्सल साइड पर 9 + 10 और वेंट्रल साइड पर 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से जो चैम्बर बनता है वो मेल जेनाइटल चैम्बर है। तो यहां समझ में नहीं आता बच्चों के, सर ऊपर 2 नीचे 1 ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा डायग्राम से समझ में आएगा, ऊपर थोड़ा ब्रॉड चैम्बर होता है, नीचे नैरो, क्योंकि यहां 10 सेगमेंट नहीं होता नीचे की साइड में, ठीक है। तो पूरा इस तरीके से आपको डोर्सल वेंट्रल दोनों को रिप्रेजेंट करना होगा। हाँ, अगर मैं एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता हूं तो ऊपर एनएस होगा, तो नीचे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया निकल रहे होंगे, जो मैंने बात की थी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। अब यहां हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है और हम चालू करते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब कॉकरोच की एनाटॉमी में हम सिस्टम की बात करेंगे, तो पहला सिस्टम हम लेके चलने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम आहार नाल भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। इस ट्रैक को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अपना याद रखना है आपको, अपने से कंपैरिजन कर दोगे याद रहेगा, ठीक है। अपने से कंपैरिजन कर दो, आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, बाइक ले लेते हैं, इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अरे क्या हो गया भाई? हाँ चलो, सीधी लाइन ही नहीं निकल रही, अब निकलेंगे, ठीक है। हाँ, डिवाइड करते हैं। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। समझते हो? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। भाई अपनी एलिमेंट्री कैनाल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, याद हो ना आपको? भाई अपर वाला पार्ट फोरगट हो गया, लोअर वाला पार्ट हाइंडगट हो गया, और जो मैक्सिमम पार्ट है वो मिडगट है, मध्य आंत बोलते हैं इसको, मिडगट, ठीक है। तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब इन पर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे? जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फोरगट का ओरिजिन किस लेयर से होता है, अपना याद रख लो, जो अपना होता है वैसे इसका होता है। मिडगट का ओरिजिन किससे होगा और हाइंडगट का ओरिजिन किस लेयर से होगा, बस अपने से मैच कर दो, ठीक है। अगर मैं फोरगट की बात करूं, समझना मेरी बात, तो फोरगट में हमारा ओरिजिन, मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक्टोडर्मल होगा, ओरिजिन, ओरिजिन एक्टोडर्मल। समझना। ऐसी मिडगट की बात करता हूं, ओरिजिन, जरा बताओ अपनी मिडगट का ओरिजिन क्या होगा? एंडो, तो यहां पर भी एंडोडर्मल। फिर बात करते हैं हाइंडगट, इसका ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन क्या होगा इसका? एक्टोडर्मल होगा। जो अपना है बिल्कुल कंपैरिजन इससे कर दो, अपने वाले से, अपने से कंपैरिजन कर दोगे 100% मैच कर जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्यूटिकल एक लेयर होती है, क्यूटिकल एक लेयर होती है, थोड़ा मजबूत होती है और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होगा, तो जहां एक्टोडर्म होगी वहां क्यूटिकल होगी, सिंपल सी बात। तो यहां पर क्या होगी? क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल यहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्यूटिकल क्या होगी? प्रेजेंट। यहां क्यूटिकल क्या होगी? एब्सेंट, क्योंकि ये एक्टोडर्म नहीं है। यहां क्यूटिकल क्या होगी? प्रेजेंट। अब आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है, जहां एक्टोडर्म है वहां क्यूटिकल है, हो गया याद, ठीक है। चलो, जहां एक्टोडर्म नहीं है वहां क्यूटिकल नहीं है, प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसके केस में, कहां से कहां तक होती है फोरगट, तो ध्यान रखना है इसमें माउथ से
गिजार्ड। माउथ से गिजार्ड तक फोरगट होती है, ठीक है। तो हाइंड गट कहां से कहां तक होती है? हाइंड गट, ठीक है। हाइंड गट की अगर बात करेंगे तो ये होगी इलियम से रेक्टम तक, इलियम टू रेक्टम। तो मिड में क्या बचा भाई? मिड में क्या बचा? मीजेंट्रॉन बची, ठीक है। मीजेंट्रॉन बोल सकते हो, मीजेंटेरॉन, ठीक है, या मिडगट बोल सकते हो। यहां क्या होता है भाई? डाइजेशन होता है यहां पर, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। एक्चुअल में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ है मिड गट का, जहां क्यूटिकल नहीं होती। तो कॉकरोच की पूरी एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अपने से कंपैरिजन करते ना, फोरगट मिडगट। हमारी भी फोरगट का ओरिजिन, ठीक है, एक्टोडर्मल है, और हाइंडगट का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। तो कॉकरोच में भी सेम वही है। मिडगट का ओरिजिन हमारा एंडोडर्मल है, कॉकरोच का भी एंडोडर्मल है। तो कुछ दिक्कत है याद करने में? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। एकदम सेट हो गया ब्रेन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी के इस डायग्राम के अंदर मेरी आदत है, ठीक है, पूरा सब कुछ इंक्लूड कर दूंगा जो क्वेश्चन बनते हैं। पूरा सिस्टम एकदम ब्रेन में छप जाएगा। समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? चलो अब समझो। जैसे हम बात करते हैं, समझो, स्टार्टिंग में यहां पर क्या होगा? माउथ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की, ठीक है। माउथ के बाद आपको यहां पर सलाइवरी ग्लैंड दिख रहे होंगे, ये 1 पेयर, ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। अगर मैं सलाइवरी ग्लैंड की बात करूं बेटा, तो 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर। 1 पेयर होते हैं, पर हर एक पेयर में 2 पालियां होती हैं, बायलोब्ड होते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे एक है, ये एक पाली एक पाली, लोब सिंगल, 2 लोब हो गए ना। ऐसे ही दूसरी इधर होगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 पेयर होते हैं पर बायलोब्ड होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? और इनसे जो एंजाइम निकलते हैं ना, ओनली और ओनली स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इनसे जो कौन से एंजाइम निकलते हैं? स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम। तो प्रोटीन और कह सकते हो कि फैट के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहां नहीं होते। समझ रहे हो? वो स्पेशली हेपेटिक सीके से निकलते हैं, ठीक है। तो ये रिलीज करते हैं स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या रिलीज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर है बिल्कुल? आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपको दिख रही है ना ईसोफेगस, 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 भाई हमारी भी तो ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस एक नली है जो आगे जाकर के स्टमक में खुलती है। तो कॉकरोच में भी ईसोफेगस होती है, ठीक है। बट कॉकरोच की ईसोफेगस आगे जाकर के ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, और एक चैम्बर बनाती है, इसको क्रॉप बोलते हैं। चैम्बर को क्या बोलते हैं? क्रॉप, क्रॉप। और क्रॉप की अगर बात की जाए ना, तो क्रॉप में क्या होता है? जैसे समझो, क्रॉप बर्ड्स के पास भी होता है, ठीक है, कॉकरोच के पास भी क्रॉप होता है। क्रॉप में ये अपने खाने को इकट्ठा करता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है, कहां इकट्ठा कर लेता है? क्रॉप के अंदर। और सलाइवा भी जो रिलीज होती है वो कहां इकट्ठी होती है? क्रॉप के अंदर। तो क्रॉप के अंदर मेनली क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड। और फूड में भी क्या डाइजेशन होगा? ठीक है, ओनली स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? तो ऐसा नहीं कहते सारी चीजें यहां डाइजेस्ट हो जाएंगी, नो बेटा, ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा। हाँ, और रिमेनिंग सब चीजों का डाइजेशन मिड गट में होगा। इसको मीजेंटेरॉन बोलते हैं। मिड गट को हम क्या बोलते हैं? मीजेंटेरॉन। यहां मैक्सिमम डाइजेशन, यही मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट, प्रोटीन और बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट सब डाइजेस्ट होते हैं यहां पर, ठीक है। क्योंकि यहां पर हेपेटिक सिक्के होते हैं जो मेनली ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने में कैपेबल होते हैं। तो क्रॉप का मेन फंक्शन क्या है? आप क्या बोलोगे क्रॉप का मेन फंक्शन? तो क्रॉप का मेन फंक्शन आप लिखोगे, क्रॉप क्या करती है? स्टोरेज एंड
डाइजेशन ऑफ फूड, दोनों ही काम होते हैं इसके अंदर। फूड का स्टोरेज भी होता है और फूड का यहां पर डाइजेशन भी चल रहा है। चलो भाई, क्रॉप भी क्लियर होगी। अब क्रॉप के बाद आप नीचे बढ़ो तो आपको एक छोटा सा चैम्बर दिख रहा है, इसको गिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिजार्ड। गिजार्ड। अच्छा, गिजार्ड की खास बात क्या है? ये बर्ड्स के पास भी होता है गिजार्ड, ठीक है। जैसे बर्ड्स होते हैं, उनके पास बीक होती है, वो जल्दी जल्दी खाने को, सीड को खाते हैं, क्रॉप में इकट्ठा करते हैं, फिर क्रॉप में ग्राइंडिंग तो हुई नहीं है उसकी, या माउथ में, उनके बीक में टीथ तो होते नहीं है, तो उनके नीचे गिजार्ड होता है, उसमें अच्छे से उन सीड की ग्राइंडिंग होती है। तो ऐसे समझो, इसके केस में भी गिजार्ड होता है। गिजार्ड में लगभग 6 काइटिनस टीथ होते हैं। मैं दिखाऊं आपको यहां, तो ऐसे 1 2 3, ऐसे 3 तरह होंगे, 1 2 3। तो इसमें होते हैं 6 काइटिनियस टीथ, 6 काइटिनस टीथ। मेन पर्पस क्या है? फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जो फूड की ग्राइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो गिजार्ड क्लियर हो गया। 6 काइटिनियस टीथ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब यहां तक फोरगट आपकी कंप्लीट हो गई। माउथ आ गया, सलाइवरी ग्लैंड आ गई, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्लियर? यहां फूड की ग्राइंडिंग हो रही है। अब यहां से नीचे से स्टार्ट होगी फोरगट के बाद कौन सी गट? आप बोलोगे मिड गट। और मिड गट का मेन पर्पस क्या है? आप बोलोगे यहां डाइजेशन भी हो रहा है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। सर, फोरगट या हाइंडगट में एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर क्यूटिकल होती है। जहां क्यूटिकल होगी तो वहां एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल। जहां क्यूटिकल नहीं होगी वहां फूड का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर देख लो, इनको हेपेटिक सीके बोलते हैं। ये अच्छा, ये व्हाइट कलर आ गया, हेपेटिक सीके, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? हेपेटिक सीके। क्लियर? बिल्कुल। कोई डाउट? तो यहां बात करेंगे हेपेटिक सीके। क्लियर? बिल्कुल। तो अगर मैं हेपेटिक सीके की बात करूं तो कितने होते हैं ये हेपेटिक सीके? क्लियर है? बिल्कुल। कितने होते हैं ये हेपेटिक सीके, ये समझना होगा आपको। और क्या करते हैं ये हेपेटिक सीके? और क्या करते हैं ये हेपेटिक सीके, ठीक है। तो हेपेटिक सीके की अगर बात की जाए, 6 to 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 to 8। जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट और प्रोटीन, तीनों टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने, कितने हो सकते हैं? वाइट से लिखते हैं, 6 to 8 तक हो सकते हैं। क्या रिलीज करते हैं? रिलीज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइजेस्टिव एंजाइम। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने में कैपेबल होते हैं हेपेटिक सीके। क्लियर है बिल्कुल या नहीं? क्लियर है बिल्कुल या नहीं? चलो, हेपेटिक सीके क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? मिड गट की। किसकी बात करते हैं? मिड गट की बात करते हैं। और मिड गट की बात करते हैं तो उसको मीजेंटेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीजेंट्रॉन। ये ऐसे, अच्छा। अगर मैं मीजेंट्रॉन की बात कर रहा हूं, मिड गट की बात कर रहा हूं, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ही फूड इसका मिड गट में एंटर करता है, तो मिड गट में क्यूटिकल तो है नहीं, तो उस फूड से इस मिड गट को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो मिड गट की जो वॉल होती है ना, वो फूड के अराउंड एक लेयर बनाती है। इसको पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो फूड के लिए भी परमेबल होती है, समझना, और डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए भी परमेबल होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें एंटर कर सकते हैं और अंदर क्या होगा? फूड का डाइजेशन, और आफ्टर डाइजेशन फूड बाहर भी आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो? जिससे कि इसका क्या हो जाए? प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। यानी अगर मैं मीजेंट्रॉन की बात करता हूं तो समझना, इसको मिड गट बोलते हैं, मिड गट। समझने की कोशिश करना। ये क्या रिलीज करती है? रिलीज, या तो वॉल ऑफ
वॉल ऑफ मिड गट रिलीज पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, वॉल ऑफ मिड गट रिलीज पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन फूड के अराउंड होती है, ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन फूड के अराउंड होती है, जो प्रोटेक्ट करती है किसको? मिड गट को, ठीक है। हाँ, और परमिएबल भी होती है, ये भी लिख दूं मैं, ध्यान रखना, ये परमिएबल भी होती है। कौन रिलीज करता है? वॉल ऑफ मिड गट रिलीज करती है, ठीक है। ये क्या होती है? परमिएबल होती है। फूड के लिए भी परमेबल होती है, डाइजेस्टिव फूड। और साथ में एंजाइम्स के लिए भी परमेबल होती है। फूड के लिए भी परमेबल होती है और एंजाइम्स के लिए भी परमिएबल होती है। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया होगा, ठीक है। अब फूड का एंटर कर चुका है मिड गट के अंदर। जैसे मान लो, मैं कलर से दिखाता हूं, ये फूड है जो मिड गट में आ चुका है, ये फूड आ चुका है। अब फूड से मिड गट की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अराउंड ये एक लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? और कौन रिलीज करता है? वॉल ऑफ मिड गट, मिड गट की वॉल ही रिलीज करती है, ठीक है। और हेपेटिक सिक्के यहां अंदर क्या रिलीज करना चालू कर देते हैं? एंजाइम्स। और हेपेटिक सिक्के होते कहां है? फोरगट मिडगट के जंक्शन पर। अगर मैं हेपेटिक सिक्के की पोजीशन की बात करूं तो कहां होते हैं? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। क्लियर? बिल्कुल। कितने होते हैं? 6 to 8 होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने में कैपेबल होते हैं। तीनों टाइप के एंजाइम रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। अब एंजाइम अंदर जा सकते हैं, फूड का डाइजेशन होगा और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी ये परमेबल होती है मेम्ब्रेन। क्लियर? बिल्कुल। ये कुछ भी खा लेता है भाई, समझ रहे हो? ये लकड़ी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, क्योंकि भाई सेलुलोज के डाइजेशन के लिए आपको पता है कि इसके अंदर एक प्रोटोजोआ होता है, ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा को भी पाल के रखता है अपनी गट के अंदर, क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन के एंजाइम कोई भी दुनिया में एनिमल रिलीज नहीं करता। या तो प्रोटोजोआ रिलीज करते हैं या बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, एनिमल रिलीज नहीं करते, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब मीजेंट्रॉन मिडगट की जहां खत्म होती है और हाइंड गट चालू होती है, उसके जंक्शन पर कुछ टिब्यूल देखने को मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? इनको बोलते हैं मालपिगिन टिब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? मालपिगिन टिब्यूल। मालपिगिन टिब्यूल। अगर मैं मालपिगिन टिब्यूल की बात करूं, कितने होते हैं मालपिगिन टिब्यूल? अप्रोक्सीमेटली 100 से लेकर के 150, अप्रोक्सीमेटली 100 से लेकर के 150 मालपिगिन टिब्यूल्स होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। ठीक। क्या करते हैं भाई? एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। चलो भाई, अब यहां से चालू होता है हाइंड गट। इलियम दिख रही है आपको मालपिगिन टिब्यूल की बात, कोलोन दिख रही है आपको, और लास्ट में ये रेक्टम होता है, ये रेक्टम होता है, ठीक है। ये रेक्टम, रेक्टम भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इलियम, कोलोन और रेक्टम ये हाइंड गट का पार्ट है। तो रेक्टम के अंदर ध्यान से देखोगे तो रेक्टम के अंदर यहां पर 6 रेक्टल पेपिला होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहते हैं 6 रेक्टल पेपिले होते हैं, 6 रेक्टल पेपिले फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई समझना भाई, वैसे तो वाटर मिडगट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पर फिर भी अगर वाटर बच जाता है तो इसी रेक्टम वाले पार्ट से उसका भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी ये समझ में हमें आया, समझ में हमें ये आया कि इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मिडगट में होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, डाइजेशन की अगर बात की जाए तो क्रॉप में भी डाइजेशन चल रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि फूड भरा पड़ा है, पर कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट यही डाइजेस्ट होता है, ठीक है।
और अगर मैं हेपेटिक सिक्के की बात करता हूं तो फोरगट मिडगट के जंक्शन पर। अगर मैं मालपिगिन ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर बिल्कुल। तो ये मत भूल जाना, अगर मालपिगिन ट्यूब्यूल की बात करते हैं प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। रेक्टम समझ में आ रहा है, 6 रेक्टल पेपिले होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई हमारी भी तो कोलोन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो बस इसके रेक्टम के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अपने से कंपैरिजन कर दो, यही 2 मिनट में सेट होगा ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब बताओ क्या चीज बची, पूरा कहानी की तरह लेके चलो उसको, एकदम स्टोरी की तरह छप जाएगा। खत्म डाइजेस्टिव सिस्टम, आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा नहीं दे रखा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं दे रखा, पर बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या चीजें होती हैं, 3 चीजें होती है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका ओपन होता है, ओपन टाइप, ओपन टाइप पहला। दूसरा भाई हमारे अंदर हार्ट होता है, इसके पास भी होता है। हमारे अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके पास ब्लड वेसल्स बहुत मतलब हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, पर उसकी बेस पर हम क्लोज ओपन नहीं बोलते। ठीक है, हमारे अंदर प्रॉपर डेंसली ब्लड वेसल्स होते हैं। हाँ, हमारे पास हीमोसील नहीं होती, इसके पास हीमोसील होती है। ठीक है, हमारे पास ब्लड होता है, इसके पास समझो कि ब्लड जैसा ही हीमोलिम्फ होता है। ठीक है, कलरलेस होता है इसलिए। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां पर, तो यहां पर हार्ट होता है, पर हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर हार्ट होता है, 13 चैम्बर। ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर। ठीक है, न्यूरोजेनिक है मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरो जेनिक हमारा हार्ट, मायोजेनिक ऐसे याद रखो। न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट होते हैं जिसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अक्सर क्या इन्वर्टिब्रेट में न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं, समझना, जो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट, देखो न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है जिसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती। मायोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है। न्यूरोजेनिक न्यूरॉन से जनरेट होने वाले, यानी कहीं ना कहीं कंट्रोल ब्रेन से होता है। और मायोजेनिक, मायो मतलब सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी जिनके पास होती है। तो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास मोस्टली मायोजेनिक हार्ट होते हैं, और जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं उनके पास मोस्टली न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, 13 चैम्बर, और ट्यूबुलर होता है। हार्ट की बात अलावा आगे बात, चलो आगे करते हैं। और क्या होगा यहां पर ब्लड की जगह क्या होगा, हीमोलिम्फ। जिसका ब्लड होता है, इसके ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, हीमो लिम्फ, नाम में छुपा हुआ है हीमो लिम्फ। लिम्फ मतलब कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट। पिगमेंट्स क्या होंगे यहां पर, एब्सेंट। तो कैसा होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, इसके अंदर ब्लड सेल होते हैं, समझ रहे हो, हेमेटोसाइट्स बोल सकते हो आप, हेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। भाई ब्लड है, सेल तो इसके अंदर होंगे ही ना, तो हेमेटोसाइट्स इसके अंदर होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। तो सर ब्लड का काम क्या गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, नो, क्योंकि इसमें ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जो पता डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, आगे मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन ट्यूब्यूल से होती हुई सीधे इसके टिश्यू में जाती है, टिश्यू से डायरेक्ट बाहर निकलती है, समझ रहे हो। ब्लड का रोल ही नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर। ठीक है, इसलिए नेचर ने इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं दिए, और पिगमेंट का रोल होता है क्या करना, आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्लियर है, इसलिए यहां पर कलरलेस हीमोलिम्फ होता है। ठीक है, जिसमें हेमेटोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब ब्लड के अलावा अगर हम बात करेंगे, इसमें ब्लड कैविटी कौन सी होती है, इसमें ब्लड कैविटी, ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड कैविटी होती है, ब्लड कैविटी। और ब्लड कैविटी को हम क्या बोलेंगे, ब्लड कैविटी को बोलते हैं हीमोसील। ब्लड कैविटी को क्या बोलेंगे, हीमोसील। इसको हम हीमोसील बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हीमोसील। तो ब्लड कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, हीमोलिम्फ समझ में आ गया, हीमोसील समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल।
अब हीमोसील की अगर बात की जाए, हीमोसील की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना है, जितने भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल होते हैं तो उनमें हीमोसील ही होती है, ठीक है। इसको ब्लड कैविटी भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है, ठीक है। इसमें होता है हीमोलिम्फ, ठीक है, और साथ साथ में विसरल ऑर्गन होते हैं। मतलब इसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, इसमें कैविटी में फ्लोट करते हैं, बाथ करते हैं, बाथिंग का मतलब है डूबे हुए हैं, ठीक है। तो विसरल ऑर्गन और हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ में भरे हुए हैं विसरल ऑर्गन, ठीक है, इस कैविटी में। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा, एनसीईआरटी खत्म, ठीक है। पर एनसीईआरटी ने हार्ट का डायग्राम भी दे रखा है, उसकी पोजीशन भी दे रखी है, समझने की कोशिश करोगे। एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि इसके हार्ट की एक्चुअल में पोजीशन क्या होती है। ये तो आप देखोगे ना, ऐसे समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, मैं समझाता हूं। अगर डायग्राम आप ऐसा बनाओ इसका, ऐसा, तो ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। ऐसे इसका हेड, इसकी नेक, ठीक है। इसमें अगर मैं कैविटी की बात कर, मैं चैम्बर की बात करता हूँ, ये ऐसे 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 परफोरेटेड डायफ्राम होता है ऐसा, एक परफोरेटेड डायफ्राम, ये दो होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। और इसकी पूरी हीमोसील को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट, मिडिल और लोअर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हार्ट होता है, पेरिकार्डियल कैविटी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हार्ट। 13 चैम्बर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये यहां पर होगा 13, ये इसका एओर्टा होगा 13। तो टोटल 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 13 चैम्बर्ड हार्ट। दिख रहा होगा ये 13 चैम्बर हार्ट, ठीक है, समझ रहे होगे। अब इससे समझ में आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट डोर्सल है, डोर्सल है, तो हार्ट की पोजीशन क्या होगी, डोर्सल। जबकि हमारे यहाँ हार्ट, हमारे अंदर हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पर, आगे होता है ना हार्ट, इसके कहाँ पीछे, पीछे की साइड में हार्ट है। जबकि हमारी, अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड अंदर नर्व कॉर्ड कहाँ होगी, डोर्सल साइड पर, इसकी उल्टा वेंट्रल साइड पर होगी, ठीक है। इसकी नर्व कॉर्ड कहाँ होगी, वेंट्रल साइड पर। ये ऐसे मान लो, दिखाता हूं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, और एक बड़ा सा ब्रेन के अंदर होता है ये। तो उसकी नर्व कॉर्ड कहां होती है, वेंट्रल साइड पर, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हार्ट हो गया, डोर्सल पोजीशन। जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये नर्व कॉर्ड है, पोजीशन क्या होगी, वेंट्रल। उल्टा है, हमसे, हमारे से उल्टा है, ठीक है। तो हार्ट डोर्सल होगा, डोर्सल में भी क्या, मिड डोर्सल बोलोगे ज्यादा अच्छा, मिड डोर्सल। क्यों? क्योंकि मिड, मिडल, मिडल में होता है, मिड डोर्सल, मिड डोर्सल बिल्कुल मध्य में होता है, मिड डोर्सल बिल्कुल मध्य में, ठीक है। हार्ट इसका मिड डोर्सल होता है, नर्व कॉर्ड इसकी वेंट्रल होती है, ये एक बड़ा सा गैंग्लिया होता है, सुप्रा ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस के आगे होता है, ठीक है, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। इसको आप ब्रेन भी बोल सकते हो, उसका ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। और टोटल 3 कैविटी नजर आ रही होंगी आपको यहां पर, देखो ऊपर जिसमें हार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, बीच में बॉडी के ऑर्गन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और नीचे नर्व कॉर्ड होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूरल कैविटी, न्यूरल कैविटी, पेरी, क्योंकि इसमें ऑर्गन होते हैं बॉडी के, पेरी विसरल कैविटी। और यहां नर्व कॉर्ड है, ये दो गए पेरी न्यूरल कैविटी, यहां ऑर्गन हो गए पेरी विसरल कैविटी, यहां हार्ट होता है तो पेरी
कार्डियल कैविटी। तो 3 कैविटी नजर आ रही हैं आपको। तो आप कह सकते हो जो हीमोसील है, हीमोसील को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हीमोसील को, हीमोसील। तो इसकी हीमोसील को 3 चैम्बर में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे 2 डायफ्राम ने, ठीक है, जिसमें ट्यूबुलर हार्ट होता है डोर्सल साइड पर, मिड डोर्सल ही होता है, देखो मध्य में है, बिल्कुल मिड में, मिड डोर्सल होता है, ठीक है। बीच में बॉडी ऑर्गन होते हैं, पेरी विसरल कैविटी, और नीचे नर्व कॉर्ड होती है, इसको पेरी न्यूरल कैविटी बोलते हैं। तो तीनों कैविटी क्लियर हो गई, हार्ट की पोजीशन क्लियर हो गई, नर्व कॉर्ड की पोजीशन क्लियर हो गई, समझ रहे हो ना, और सारे ऑर्गन बॉडी के यहां पर होंगे, पोजीशन क्लियर है। अब एनसीईआरटी क्या दिखाना चाह रही है, एनसीईआरटी यहां पर कुछ और भी चीजें दिखा रही है, ठीक है। एक तो हार्ट में एंटीरियर एओर्टा, भाई एओर्टा तो आप समझते ही हो ना, दिखा रखा ये एओर्टा है, एंटीरियर का मतलब आगे होगा, एंटीरियर एओर्टा, आगे की साइड का जो एओर्टा दिख रहा है आपको, ठीक है। और हार्ट को मेंटेन करने के लिए यहां पर भाई हाथ का चाइनीज पंखा होता है, उसकी जैसे कुछ मसल्स दिख रहे हैं, इनको एलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एलरी मसल्स। अब मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, समझो। मान लो एक चैम्बर है ऐसे, चलो इस तरीके से सारे हार्ट आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो ना, सारे हार्ट के चैम्बर कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, सब एक दूसरे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और जहां एक चैम्बर दूसरे चैम्बर जुड़ता है ना, 2 ओपनिंग होती हैं, देखो जुड़ रहा है, 2 ओपनिंग है, इनको ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ये दिख रहा है, ये ऑस्टिया है, पेयर में होते हैं भाई, जंक्शन पर लगे हुए हैं, जंक्शन पर लगे हुए हैं 12 पेयर। चलो ठीक है, समझ में आ गया। और हार्ट की हर जोड़ने के लिए यहां पर क्या होते हैं आपको, ऐसे ऐसे देखो फैन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको एलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एलरी मसल्स, एलरी मसल्स, एलरी मसल्स, देख रहे हैं ना, ये एलरी मसल्स हैं। एलरी मसल्स कितने होते हैं, 12 पेयर, ये भी 12 पेयर होते हैं। तो बस पोजीशन देखनी है, यहां पर हर चैम्बर से जुड़े हुए कुछ मसल्स हैं जो हार्ट के प्रॉपर टिबुलर हार्ट को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, उनको एलरी मसल्स बोलते हैं, और सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं। और जहां हार्ट के 2 चैम्बर आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, वहां छोटी छोटी ओपनिंग होती है, इन ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया। जहां 2 चैम्बर कनेक्ट हो रहे हैं वहां पर 1 पेयर है। तो 13 चैम्बर जब कनेक्ट होंगे तो 12 ही तो कनेक्शन बनेंगे। तो वहां पर ये ओपनिंग जो होंगे ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ऑस्टिया टर्म यूज करेंगे। क्लियर है बिल्कुल, 12 पेयर होते हैं, ठीक है, एलरी मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, बस इतना समझो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्कुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डिटेल सर्कुलेशन, ठीक है, तो पढ़ाने से टाइम ही वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो बस मेन चीजें मैंने सारी बता दी हैं जो नीट में क्वेश्चन आएगा, नीट की बात चल रही है। पोजीशन समझ में आ गई, सारे के सारे ऑर्गन की किसकी पोजीशन क्या है, हार्ट के चैम्बर की पोजीशन समझ में आ गई, जंक्शन पर क्या लगा हुआ है समझ में आ गया। ये पेयर में क्या दिख रहे हैं आपको, एलरी मसल्स, मैंने एनसीईआरटी ने भी दिखा रखा है, हार्ट चैम्बर दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, एओर्टा दिखा रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, एक एक चीज क्लियर है, ठीक है। और सर्कुलेशन किसका हो रहा है यहाँ पर, हीमोलिम्फ का हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, हीमोसील के थ्रू हो रहा है। पंप कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। तो हार्ट कैसा होता है, टिबुलर होता है, न्यूरोजेनिक होता है, समझ रहे हो, 13 चैम्बर्ड होता है। हीमोसील को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में, 3 कैविटी में, पेरिकार्डियल, पेरिविसरल और पेरीन्यूरल कैविटी। हीमोसील के अंदर क्या भरा हुआ है, हेमाटोसाइट्स हैं, ठीक है, और हीमोलिम्फ है। कलरलेस होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहां पर नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहां पर गैसेस का ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली होता है विदाउट, समझ रहे हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड। तो ये हो गया इसका सर्क्यूलेटरी सिस्टम। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ।
कुछ भी डाउट? कुछ भी? अब बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो मैं समझा ही दूं डायरेक्टली, फिर मैं यहां आता हूं। अच्छा, अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो ट्यूबुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कैसा रेस्पिरेशन? ट्यूबुलर। क्या होता है ट्यूबुलर रेस्पिरेशन? पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। अगर आप कॉकरोच का डायग्राम देखोगे ना, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें क्या होते हैं आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्लेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे थोरैक्स होगी, बताया था मैंने, फिर एब्डोमेन चालू हो जाएगी, ठीक है। एब्डोमेन, ठीक है, इस तरह के सेगमेंट बने होंगे, ठीक है। और इन सेगमेंट, लेटर साइड पे सेगमेंट होते हैं ना, इनके अंदर आपको छोटी छोटी ओपनिंग देखने को मिलेंगी। ओपनिंग्स ओपनिंग्स ओपनिंग्स, ये ओपनिंग्स देखने को मिलती है इनके अंदर, ओपनिंग्स। अगर मैं इन ओपनिंग की बात करता हूं तो ये ओपनिंग आगे आगे चैम्बर बनाती हैं, और इन चैम्बर से ऐसे करके ट्यूबुलर नेटवर्क बनता है। अंदर जाकर के ऐसे ओपनिंग बनती है, और इनसे एक ट्यूबुलर नेटवर्क बनता है अंदर जाकर के। ये ऐसे 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 ऐसे, ये ट्यूब्यूल क्या करते हैं? डायरेक्टली ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर लेके जाते हैं। डायरेक्टली ऑक्सीजन को कहां लेके जा रहे हैं? टिश्यू के अंदर। यानी इन छोटी छोटी ओपनिंग से ये एयर जा रही है और एयर आ रही है, एयर का आदान प्रदान चल रहा है। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में डायरेक्टली टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन जा रही है, आ रही है ना, वो इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की वजह से आ रही है, जा रही है, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि यहां पर ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो कैसा होगा? ट्यूबुलर रेस्पिरेशन होगा। होगा क्या? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स ओपन आउटसाइड द बॉडी कैविटी। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल ओपन आउटसाइड द बॉडी कैविटी थ्रू स्मॉल ओपनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स, ये क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो? ये छोटी छोटी ओपनिंग दिख रही है ना आपको, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग, तो ये ओपनिंग नहीं है, ये स्पाइरिकल्स हैं। जो लेटरल साइड पर प्लेट होती है ना, प्लूरॉन, उस पर लगे होते हैं, प्रेजेंट ऑन प्लूरॉन। अगर मैं स्पाइरिकल्स की बात करता हूं ना, कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन प्लूरॉन। प्लूरॉन प्लेट पर लगे होते हैं स्पाइरिकल्स। अगर मैं नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स की बात करूं, कितने होते हैं? टोटल 10 पेयर होते हैं। 10 पेयर, ये क्वेश्चन आता है, 10 पेयर्स होते हैं। अब पूछेगा कितने कहां होते हैं, तो आप बोलोगे 10 पेयर्स की अगर बात की जाए, इसमें 2 पेयर्स और 8 पेयर में डिवाइड कर देते हैं। जो 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, समझना, वो तो कहां होते हैं? थोरैक्स में। और बचे हुए 8 पेयर क्या होते हैं? एब्डोमेन में। बस ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं, कॉकरोच में ट्यूबुलर नेटवर्क मिलता है, ठीक है। ये नेटवर्क जो दिख रहा है ना आपको, ट्यूबुलर नेटवर्क, नेटवर्क लिख दिया, नेटवर्क है बेटा, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल ओपन आउटसाइड ऑफ बॉडी कैविटी थ्रो स्मॉल ओपनिंग। इस ओपनिंग को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स 10 पेयर होते हैं, 2 पेयर इन थोरैक्स, 8 पेयर इन एब्डोमेन, ठीक है। तो ये आपको ट्यूबुलर नेटवर्क देखने को मिल रहा है। ट्यूबुलर नेटवर्क देखने को मिल रहा है।
ठीक है, इन्हीं को हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अब एक डायग्राम चाहो तो एक बना के दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं है, देखो ऐसे समझोगे, मान लो इससे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मैं 11th वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये टिश्यू में चला गया। ठीक है, ये इस तरीके से प्लेट्स बने होते हैं, एट्रिया होता है इनके अंदर। किस प्लेट पे लगे होते हैं? प्ल्यूरॉन। ये स्फिंक्टर होता है, ये दिख रहा है पिंक कलर का दिखा है, स्फिंक्टर। यहां से एयर आ रही है और जा रही है। इस ओपनिंग को आप बोल सकते हो स्पाइरिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्पाइरिकल्स होते हैं और ये प्लेट जो है इसको प्ल्यूरॉन बोलोगे। ठीक है, और इसकी ओपनिंग को कंट्रोल कौन करता है? स्फिंक्टर। कंट्रोल ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल। स्फिंक्टर क्या काम करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये तो मसल्स होते हैं, बंद हो गए खुल गए, बंद हो गए खुल गए। कंट्रोल ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स। समझ में आ गया होगा? तो एक ट्रैकिया का डायग्राम बनाया है, एक टिब्यूल का डायग्राम बनाया है। इस तरीके से बॉडी के अंदर कितने होते हैं? आप बोलोगे 10 पेयर होते हैं। 2 पेयर कहां होते हैं? थोरैक्स में। 8 पेयर कहां होते हैं? एब्डोमेन में, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है टिश्यू के पास, और टिश्यू से इसमें एयर जिसमें CO2 ज्यादा होती है वापस। ये मैकेनिज्म कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? यहां ये ट्रैकिया दिख रही होगी आपको, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। फिर ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स लिख देते हैं उसको भी। ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स। और ट्रैकियोल्स डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? ट्रैकियोल्स डायरेक्टली टिश्यू से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली टिश्यू से जुड़े हुए हैं। जहां क्या हो रहा है? कंटिन्यू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या चल रहा है यहां पर? ये टिश्यू है मान लो, ये चल क्या रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। भाई जैसे हमारे एल्विलाई में गैसेस का डिफ्यूजन होता है, इसके ट्रैक्यूल्स के अंदर गैसेस का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन आ रही है तो CO2 जा रही है। समझ रहे हो? ये मैकेनिज्म चल रहा है। कंटिन्यू एयर यहां से वापस जा रही है या आ रही है, ये मैकेनिज्म कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो इसे समझ में आ रहा होगा कि कैसे एयर जाती है, कैसे एयर आती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर स्पाइरिकल्स हैं जो इसकी ओपनिंग को कंट्रोल कर रही हैं। क्लियर? बिल्कुल। ठीक है, एयर एंटर करती है एट्रिया, इसको एट्रिया बोलते हैं, एट्रिया। एट्रिया से होती हुई ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैकियोल डायरेक्टली टिश्यू में एंटर कर गई। या डिफ्यूजन की मैकेनिज्म से कंटिन्यू एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। यस या नो? समझ में आ रहा होगा। चलो, तो बस इतना सफिशिएंट है। ये कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी हो जाती है। एनसीईआरटी दिखा देता हूं मैं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया या टिब्यूल ओपन थ्रो, किसके थ्रो करते हैं? 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, इनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। प्रेजेंट किस पर होते हैं? लेटरल साइड पर जो प्लेट्स होती हैं प्ल्यूरा, उस पर लगे होते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स, डायग्राम में दिखा दिया है।
carry oxygen from air to all parts of the body. The opening of spiracles is regulated by, किससे रेगुलेट हो रही है? स्फिंक्टर. स्फिंक्टर डायग्राम में दिखाया था मैंने, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैकिया बाय डिफ्यूजन. पूरी एनसीईआरटी मैंने इस डायग्राम के अंदर ऐड कर दी है, बाय डिफ्यूजन. क्लियर है बिल्कुल. कंटिन्यू डिफ्यूजन चल रहा है. अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने. यही होता है मैजिकल डायग्राम से या फ्लो डायग्राम से, आप एकदम छाप दो ब्रेन के अंदर, क्योंकि हम थ्योरी नहीं याद रख सकते, पर डायग्राम, फ्लो डायग्राम परमानेंटली ब्रेन में सेट कर सकते हैं. क्लियर है बिल्कुल. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका उत्सर्जन तंत्र. ठीक है, अगर मैं इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन ऑर्गन की बात करता हूं तो मालपिकिन ट्यूब्यूल्स हैं, बताए थे मैंने अभी आपको. मालपिकिन ट्यूब्यूल्स मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मालपिकिन ट्यूब्यूल्स. भाई अगर मैं मालपिकिन ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं, कितने मालपिकिन ट्यूब्यूल्स होते हैं कॉकरोच के अंदर? आप बोलोगे 100 से 150 तक होते हैं. कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट. प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट. प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, उसके जंक्शन पर लगे होते हैं. ठीक है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा काम कैसे करते हैं. अच्छा, इनका मेन, अच्छा, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, क्योंकि क्या होते हैं? यूरिकोटैलिक, वो एनिमल जो अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया रखते हैं, या अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस से नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, उनको अमोनोटैलिक बोलते हैं. जो यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं उनको यूरियोटैलिक बोलते हैं. और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, उन एनिमल्स को हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं. तो कौन है यूरिकोटैलिक? है तो इसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? सॉरी, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होगा? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिक एसिड, यूरिक एसिड. ये दूसरा क्वेश्चन आएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, इनके पास क्या मालपिकिन ट्यूब्यूल के अलावा देखो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो ये है, मैं लिख देता हूं. ठीक है, मालपिकिन ट्यूब्यूल मेन होता है. ठीक है, बट अदर में भी कुछ होते हैं, अदर में भी कुछ होते हैं, जैसे नेफ्रोसाइट भी होते हैं. नेफ्रोसाइट जैसे फैट बॉडीज भी होते हैं, फैट बॉडीज. ठीक है, और कौन होते हैं? यूरिकोज ग्लैंड भी होते हैं, ये अदर में आते हैं. ठीक है, अदर के अंदर मैं बात करूं, अदर, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे जब भी अदर की बात करते हैं, भाई हमारे अंदर भी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी है, पर स्किन भी रोल प्ले करती है, समझ रहे ना. लंग्स भी रोल प्ले करते हैं, लिवर भी रोल प्ले करता है बिलिरुबिन, ब्लूबर्डिन को रिलीज करने में, जो हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है. मतलब और भी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, पर मेनली किडनी है. ऐसी मेनली यहां पर तो मालपिकिन ट्यूब्यूल है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. अदर में किस किस का नाम याद रखना है आपको? अदर के अंदर आपको फैट बॉडीज, फैट बॉडी, और किसका नाम याद रखना है फैट बॉडी के अलावा? और अपना नेफ्रोसाइट, हेड के पास लगे होते हैं नेफ्रोसाइट्स. और किसका याद रखना है? यूरिकोज ग्लैंड. प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच. अगर मैं इनकी बात करूं, प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच. मतलब अगर मैं यूरिकोज ग्लैंड की बात करता हूं ना, तो ये मेल कॉकरोच में ही मिलते हैं, फीमेल में नहीं मिलते. मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर आपको मेल और फीमेल में अंतर करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो किसके बेस पर करोगे? तो आप इसमें इसको भी इंक्लूड कर सकते हो. किसको?
यूरिकोस ग्लैंड, क्योंकि प्रेजेंट ओनली और ओनली इन मेल कॉकरोच, फीमेल में ये देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो मेन समझ में आ गया, नाम याद रखने हैं, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट हार्ट के पास लगे होते हैं, और ठीक है यूरिकोस ग्लैंड, तीन तो ये अदर में आ गए। मेन कौन सा है भाई? मेल तो भाई मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो तो मालपिकिन ट्यूब्यूल्स है, जिनका मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिक एसिड है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल समझना होगा, क्या है ये, अब समझो। मैं एक ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाऊंगा जो एकदम कंसेप्ट क्लियर करेगा आपके, सिंगल ट्यूब्यूल। एक का डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये इसकी गट है, मिड गट, ये होगी हाइंड गट, हाइंड गट। ठीक है, ये मालपिकिन ट्यूब्यूल्स है, मालपिकिन ट्यूब्यूल। अगर मैं एक मालपिकिन ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं, समझना, एक मालपिकिन ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं, समझना, एनसीईआरटी बोलती है कि मालपिकिन ट्यूब्यूल्स सिलिएटेड या ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होते हैं। एक का डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पर ग्लैंडुलर भी होंगे और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ऐसे नहीं। अगर हम मालपिकिन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं बेटा, तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है ये ग्लैंडुलर होते हैं और सिलिएटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे यहां लिख देता हूं, ग्लैंडुलर का मतलब है ग्रंथि है, सीक्रेशन का काम करते हैं, सिलिएटेड। चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया। जो ट्यूब्यूल्स है वो ग्लैंडुलर है और सिलिएटेड है, जो कहां पर ओपन कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं हाइंड गट, फोर मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर होते हैं, वहां पर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या पूरा भार, ये पूरी हीमो सीलेस में हीमोलिम्फ भरा हुआ है, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ में कौन होंगे? टिश्यू। और हीमोलिम्फ में कौन फ्लोट कर रहा है? यहां टिश्यू फ्लोट कर रहे हैं, टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा जो हीमोलिम्फ में टिश्यू फ्लोट कर रहे हैं, बाथ कर रहे हैं, बाथिंग हो रही है इनकी, ये अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? समझना। आपके दिमाग में आएगा सर यूरिक एसिड, नो, ये यूरिक एसिड रिलीज नहीं करते, ये रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं पोटेशियम यूरेट। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है पुराना। ये क्या रिलीज करते हैं? रिलीज पोटेशियम यूरेट। ये पोटेशियम यूरेट कहां गया? हीमोलिम्फ में आ गया। अब ये पोटेशियम यूरेट धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है इन मालपिगिन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। समझना, यहां क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम यूरेट इन एपिथेलियम ऑफ मालपिगिन ट्यूब्यूल। अब मालपिगिन ट्यूब्यूल की एपिथेलियम में क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, समझो। अगर मैं मालपिगिन ट्यूब्यूल की एपिथेलियम की बात करूं, यही नहीं दिखा देते हैं, अगर मैं मालपिगिन ट्यूब्यूल की एपिथेलियम की बात करूं तो यहां से और यहां समझो ऐसे, इनके अंदर क्या चल रहा है? इसमें पोटेशियम, पोटेशियम यूरेट एब्जॉर्ब होके क्या काम करेगा? पोटेशियम यूरेट जब अंदर एब्जॉर्ब होगा ना, मैं दिखाता हूं ऐसे, पोटेशियम,
जब पोटेशियम यूरेट इसकी एपिथेलियम में आएगा ना तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड के अंदर। यानी जो टिश्यू होते हैं ना वो यूरिक एसिड नहीं बनाते, वो तो पोटेशियम यूरेट बनाते हैं जो हीमोलिम्फ में पड़ा हुआ है। मालपिगिन ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम है जो ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी है, ग्लैंडुलर सिक्रेटरी है, सॉरी ग्लैंडुलर और सिलिएटेड है, क्योंकि ग्लैंडुलर सिक्रेटरी की बात होती है, वो क्या करेंगे, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे इसकी एपिथेलियम में, ये एपिथेलियम है, सेल्स हैं, इसमें इसका एब्जॉर्प्शन होगा। जब एब्जॉर्प्शन होगा इसके अंदर तो इसके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रही है, इसके अंदर पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट हो रहा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड के अंदर। अब इसको यहां पर सीक्रेट कर दिया जा रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन 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 सीक्रेशन, किसका सीक्रेशन हो रहा है, बन गया इसके अंदर। अब बन क्या गया इसके अंदर बन गया पोटेशियम बाई कार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सीक्रेशन चल रहा है इन दोनों का। ठीक है, समझ में आ गया सर, सीक्रेशन चल रहा है, सीक्रेशन चल रहा है, यानी कुछ पार्ट तो उसका ट्यूब्यूल का होगा जो इन पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड को सीक्रेट करेगा। कहां से सीक्रेट करेगा, अंदर से, इस एपिथेलियम से, क्योंकि इस एपिथेलियम के अंदर ही तो ये बने पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड, इसके एपिथेलियम के अंदर सीक्रेशन चल रहा है, तो क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन सीक्रेशन। पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो काम की चीज है ना भाई, हमारे अंदर भी तो हम 100% एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि ये बफर का काम करता है। तो स्टिब्यूल का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, कुछ पार्ट ऐसा भी है जो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो आगे वाला पार्ट है ना उसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ओनली यूरिक एसिड को उसमें गट में रिलीज किया जाएगा, ओनली यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड गट में चला जाएगा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट काम के हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ वाटर वगैरह हुआ ना H2O या आइंस, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यानी ट्यूब्यूल का कुछ पार्ट तो सीक्रेशन करता है, कुछ एब्जॉर्प्शन करता है, यानी इसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। यानी आप ऐसे कह सकते हो जैसे हमारी किडनी क्या करती है, सिक्रेट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। तो हमारी किडनी क्या काम कर रही है, ऑस्मोरेगुलेशन, ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, ब्लड की परासरणता को मेंटेन करना। तो भाई मालपिगिन ट्यूब्यूल भी तो यही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हो ये भी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं क्योंकि सीक्रेशन भी कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही होगी, ठीक है, समझ रहे हो, ये कंप्लीट है क्योंकि नीट में एक बार क्वेश्चन आया था पर एनसीईआरटी में नहीं दिया था इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, टिश्यू क्या रिलीज करते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पोटेशियम यूरेट। मालपिगिन ट्यूब्यूल किस फॉर्म में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं हीमोलिम्फ से, पोटेशियम यूरेट। फिर मालपिगिन ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम के अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट इनटू पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड। पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर आयंस भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको ट्यूब्यूल में रिलीज कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आई समझ में, नहीं आई, आ गई होगी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले एक सिस्टम और रह गया इसका, ठीक है, नर्वस सिस्टम। एट नंबर नहीं डाल रहा हूं, बस लिख देता हूं मैं, नंबर बिगड़े ना। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में सेंसरी पार्ट आते हैं, सेंसरी पार्ट तो मैं लिखा ही चुका हूं आपको। ठीक है, सेंसरी पार्ट में एंटीने थे, सेंसरी पार्ट में उसकी आईज थी, सेंसरी पार्ट में एनल सरकाई थे, लिखा दिए थे मैंने। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और मैक्सिला थे और लेबियम था। मैं सेंसरी पार्ट, ठीक है, एंटीने, आईज, ठीक है, एंटीने आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, समझ रहे हो ना।
मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प, ठीक है, सेंसरी पार्ट थे इसके, ठीक है, और एनल सर्का है, ये सेंसरी पार्ट हो गया पहला। अब बात आती है, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूं तो अपन नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है, नर्वस सिस्टम में दो चीजें देखने को मिलेंगी, नर्वस सिस्टम भाई दो चीजों के मिलने से बनता है, हमारे अंदर भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक तो क्या ब्रेन, एक हो क्या स्पाइनल कॉर्ड, तो होगी नहीं क्योंकि इनवर्टिब्रेट है, तो क्या होंगे यहां पर नर्व कॉर्ड होगी, नर्व कॉर्ड। अच्छा ब्रेन क्या होता है, ब्रेन अगर ध्यान से देखो तो यहां पर एक बड़ा सा गैंग्लिया होता है, मैं डायग्राम बना के दिखाया था ना, सुप्राइसोफेकल गैंग्लिया, वो ब्रेन है इसका। एक्चुअल ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन क्या होता है, सुप्रा यानी ईसोफेकस से ऊपर, गैंग्लिया क्या है भाई, न्यूरॉन का गुच्छा, ठीक है, सुप्रा ईसोफेकल गैंग्लिया। अच्छा नर्व कॉर्ड क्या है भाई, इसमें कितने गैंग्लिया होते हैं, टोटल 9 गैंग्लिया, 9 गैंग्लिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, 9 में से कितने थोरैक्स में होते हैं, कितने एब्डोमेन में, ये मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूं, 3 थोरैक्स और 6 एब्डोमेन, 3 थोरैक्स में होते हैं और 6 एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में ध्यान रखना, नर्व कॉर्ड होती है और ब्रेन होता है, ब्रेन में सुप्राइसोफेकल गैंग्लिया को ब्रेन बोलते हैं, नर्व कॉर्ड में 9 गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया का मतलब है न्यूरॉन के गुच्छे, जिसमें 3 थोरैक्स में होते हैं और 6 एब्डोमेन में होते हैं, कंप्लीट है। हाँ अगर नर्व कॉर्ड के लिए कोई पूछे, भाई हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है पीछे होती है डोर्सल साइड, इसकी कहां होती है, वेंट्रल साइड, वेंट्रल। हमारी नर्व कॉर्ड सिंगल होती है पर इसकी कैसी होती है, डबल। हमारी कैसी होती है, हॉलो, पर इसकी कैसी होती है, सॉलिड। बस कुछ बचता ही नहीं है यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचता, इतना याद कर लो, खेल खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके नर्वस सिस्टम में क्या होती है, बस एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा सा गैंग्लिया जो ब्रेन बना रहा है, और 9 गैंग्लिया है इसके अंदर, 3 थोरैक्स और 6 एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। जो ब्रेन बना रहा है सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया, ये सप्लाई कहां करता है, किसको कंट्रोल कर रहा है, ये आईज के लिए है और एंटीने, एंटीने और आईज, एंटीने और आईज को सप्लाई कर रहा है, ब्रांच अपनी कंट्रोल कर रहा है, ये बचे हुए पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, 3 थोरैक्स में यानी विंग्स वगैरह कंट्रोल करेंगे, एब्डोमेन में और अदर पार्ट को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। नर्व कॉर्ड कैसी होती है, क्लियर है, सेंसरी पार्ट क्लियर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम खतरनाक तरीके से 2 लाइन में खत्म कर दिया है मैंने, ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आगे देख लेते हैं। अच्छा बस लास्ट में इसका 2 सिस्टम बचे हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब इसमें सेगमेंट का खेल है सारा का सारा, ठीक है, अपने से कंपाइल कर दो, याद हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका। देखो भाई टेस्टिस हैं, टेस्टिस से डक्ट निकल रही है, वास्ट डिफरेंस, हमारी टेस्टिस से भी डक्ट निकलती है, उसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, तो यहां वास्ट डिफरेंस है। ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें टिब्यूज देखने को मिल रहे हैं, बड़े छोटे टिब्यूज, ठीक है, और यहां से डक्ट निकल रही है इसको, ठीक है, कह सकते हो कि इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो नीचे खुल रही है आकर के चैम्बर के अंदर, इसको मेल जेनेटल चैम्बर बोलते हैं। तो एक एक करके समझाऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टेस्टीज, कितने हैं टेस्टीज, किस सेगमेंट पर हैं ये मत भूल जाना, ठीक है, टेस्टीज 4 to 6 सेगमेंट, 4 से 6 सेगमेंट, ठीक है, ऐसे मान लो ये 4 है, ये 6 होगा, ये 5 होगा, सॉरी 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेगमेंट होते हैं। इन 3 सेगमेंट को कवर करती है टेस्टिस, 4 से लेकर के 6 सेगमेंट, ठीक है, 1 पेयर होती हैं, 1 पेयर, ठीक है। और टेस्टिस में क्या होता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना,
अब टेस्टिस में क्या बन रहा है बेटा, स्पर्म बन रहा है। अब ये सारे स्पर्म यहां से बन करके इस डक्ट के थ्रू कहां पर एंटर करते हैं, इस ग्लैंड के अंदर। अब जो स्पर्म ग्लैंड के अंदर आते हैं ना, तो स्पर्म स्पर्म की फॉर्म में नहीं निकलते, स्पर्म पैकेट में भरे जाते हैं, पैकेट्स। इनको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, स्पर्म बियरिंग पैकेट। अब समझना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, अगर मैं बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की, तो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं, ये समझना मेरी बात बेटा। टेस्टिस में क्या बन रहे हैं, स्पर्म। स्पर्म को इन पैकेट्स में भरा जाता है, इन पैकेट्स को स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। इनकी 3 लेयर होती हैं, तो इनकी जो सबसे अंदर की लेयर है, पहले अंदर की बनेगी, फिर उसके बाहर मिडिल बनेगी, उसके बाहर आउटर बनेगी। तो सबसे अंदर की जो लेयर है वो बनाते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्मेटोफोर की सबसे अंदर की लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ट्यूब्यूल क्या काम करते हैं, इसके छोटे वाले ट्यूब्यूल उसके आगे लगे हुए हैं, ये स्मॉल ट्यूब्यूल समझना, ठीक है भाई। पहले बड़े वाले ट्यूब्यूल दिख रहे होंगे, फिर छोटे छोटे ट्यूब्यूल दिख रहे होंगे, छोटे वाले ट्यूब्यूल, ये छोटे ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल। ये क्या काम करते हैं, ये स्पर्मेटोफोर के अंदर न्यूट्रिशन भरते हैं, न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें स्पर्म भरे हुए हैं। समझना, ये फिल करते हैं न्यूट्रिशन इन स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर में न्यूट्रिशन भर देते हैं। ये सीक्रेट करते हैं इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर की सबसे अंदर की लेयर सीक्रेट करते हैं। समझना मेरी बात, ठीक है। तो 2 काम हो गए, स्पर्मेटोफोर की एक लेयर बन चुकी है जिसके अंदर स्पर्म भरे हुए हैं और न्यूट्रिशन भर दिया इन दोनों ने मिलकर के, ठीक है। अब ये एक लेयर वाले पैकेट, एक लेयर वाले पैकेट, नीचे एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। या दिखाई रखा, ये सेमिनल वेसाइकल है। इस सेमिनल वेसाइकल के अंदर एक लेयर वाले पैकेट जिनमें स्पर्म भरे हुए, न्यूट्रिशन भरा हुआ, यहां के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या काम कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर। बस समझो। और इन तीनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, एनसीईआरटी बोल रही है। इन तीनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड, ठीक है। एक चीज लग रहा है आपको, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा मशरूम ग्लैंड दिख रही है, ये पूरा मशरूम ग्लैंड दिख रही है, फ्लावर लाइक। इसमें 3 चीजें हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल और सेमिनल वेसाइकल। इन तीनों के मिलने से जो ग्लैंड बन रही है, इसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। जो कितने सेगमेंट में नजर आ रही है आपको, 6 और 7 सेगमेंट कवर कर रही है। सेगमेंट पे क्वेश्चन आएगा, 6 एंड 7th सेगमेंट, टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट, ये क्वेश्चन बनते हैं। 6 और 7 सेगमेंट को कवर कर रही है मशरूम, मशरूम लाइक मशरूम ग्लैंड, जो स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल और सेमिनल वेसाइकल के मिलने से बनती है। जिसमें से लॉन्ग ट्यूब्यूल स्पर्मेटोफोर की सिंगल लेयर बनाते हैं, सबसे अंदर की लेयर। स्मॉल ट्यूब्यूल उसमें न्यूट्रिशन भरते हैं क्योंकि स्पर्म भी भरे हुए हैं। सेमिनल वेसाइकल उन सिंगल लेयर वाले पैकेट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब कॉपुलेशन का टाइम आता है, तब एक लेयर वाले पैकेट इस डक्ट से होते हुए, एक लेयर वाले पैकेट इस इजैक्यूलेटरी डक्ट से होते हुए बाहर निकलते हैं। ये बाहर निकल रहे हैं। जब बाहर निकलते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर और बन जाती है। कौन बनाता है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ही रिलीज कर देती है। अब मैं इजैक्यूलेटरी डक्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये क्या करती है, ये रिलीज करती है, रिलीज मिडिल लेयर, मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर।
ये स्पर्मेटोफोर की मिडिल लेयर रिलीज करती है एजैक्यूलेटरी डक्ट। स्पर्मेटोफोर की मिडिल लेयर रिलीज करती है एजैक्यूलेटरी डक्ट। अब दो लेयर वाले स्पर्मेटोफोर नीचे आ गए, इनमें स्पर्म भी भरे हुए हैं और न्यूट्रिशन भी भरा हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो यहां एक ग्लैंड और दिख रही है, दिख रही है ना ऊपर, ये इसकी डक्ट देखो, ये जा रही है, ये आ रही है, ये आ गई। अब इस ग्लैंड को बोलते हैं हम फैलिक ग्लैंड। ये देख रहे हैं फैलिक ग्लैंड, ये क्या काम करती है, ये इसके ऊपर एक लेयर और रिलीज कर देती है, तो तीन लेयर बन गए, यानी आउटर लेयर। अगर फैलिक ग्लैंड की मैं बात करूं तो क्या करते हैं, रिलीज आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्मेटोफोर की आउटर लेयर रिलीज करते हैं फैलिक ग्लैंड। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना, इन तीनों के मिलने से मशरूम ग्लैंड बन रही है। कितने सेगमेंट को कवर कर रही है, ठीक है। इसमें लॉन्ग ट्यूब्यूल का नंबर 1 पहले आता है, फिर स्मॉल ट्यूब्यूल की बारी, फिर सेमिनल वेसिकल की, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट की बारी, ये मिडिल लेयर रिलीज करते हैं, और फाइनली फैलिक ग्लैंड में आगे आकर के सबसे आउटर लेयर रिलीज करके तीन लेयर वाला स्पर्मेटोफोर बन जाता है। तीन लेयर वाला स्पर्मेटोफोर बन जाता है जिसमें स्पर्म्स भरे हुए हैं। अब जो बाहर निकल रहा है ना ये स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसमें टाइटिलेटर है, लेफ्ट फेलोमियर्स है, सूडोपेनिस है, ठीक है, राइट फेलोमियर्स है, वेंट्रल फेलोमियर्स है। ठीक है, तो ये सब मिलकर के समझना, ये सब क्या बनाते हैं, ये ठीक है, और वेंट्रल फेलोमियर और राइट फेलोमियर, ये सब मिलकर के बनाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो बाहर निकल रहे हैं वो सब क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जब कॉपुलेशन का टाइम होता है ना, तो इस पैकेट को प्यार से फीमेल चैम्बर में ट्रांसफर कर देते हैं। यहां से उठाते हैं और धीरे से फीमेल के चैम्बर में ट्रांसफर कर देते हैं, बस इतना काम करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब एक एक की चीज क्लियर होगी। और एनल, सर्कस और कॉइडल स्टाइल, एनल स्टाइल, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो अब एक एक चीज क्लियर है। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, वास्ट डिफरेंस से स्पर्म मशरूम ग्लैंड में एंटर करते हैं। मशरूम ग्लैंड के जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं वो एक लेयर वाले पैकेट बनाते हैं, यानी अंदर की लेयर होती है सबसे, उनके अंदर न्यूट्रिशन भरते हैं, और फाइनली ये एक लेयर वाले पैकेट स्मॉल ट्यूब्यूल के पास जाते हैं जो उसके अंदर न्यूट्रिशन भरती है, फिर यहां के स्टोर हो जाते हैं। जब कॉपुलेशन का टाइम आता है तो इजैक्यूलेटरी डक्ट से ये पैकेट बाहर निकलते हैं। जब ये पैकेट बाहर निकलते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर और बना दी जाती है, यानी मिडिल लेयर, और जब नीचे आ जाते हैं चैम्बर के अंदर तो फैलिक ग्लैंड भी इनके ऊपर एक लेयर और बना देती है, तो तीन लेयर वाले पैकेट तैयार। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की हेल्प से इनको फीमेल चैम्बर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट। और इसको बोलते हैं मेल जेनाइटल चैम्बर, मेल जेनाइटल चैम्बर, जो मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, 9th + 10th, ठीक है, डोर्सल साइड और 9th वेंट्रल, इन सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बस ये होगा कंप्लीट मेल का सिस्टम। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। देख लो फीमेल, अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो जैसे मेल में ओवरी हो, मेल में टेस्टिस होते हैं तो फीमेल में ओवरी होते हैं, सेम। ठीक है, पर यहां ओवरी कितने होंगे, अगेन 1 पेयर, 1 पेयर। कितने सेगमेंट को कवर करते हैं, वहां बताया था मैंने, 4 5 6 सेगमेंट को कवर करते हैं। तो ये 2 to 6 सेगमेंट को कवर करते हैं, 2 3 4 5 6। समझ रहे हो ना मेरी बात। सेगमेंट की बात करते हैं, 2 से लेकर के 6 सेगमेंट, 2 से लेकर के 6 सेगमेंट तक कवर होते हैं ये ओवरी, 1 and 1। और हर एक ओवरी में 1 2 3 छोटे छोटे लाइंस दिख रही है ना, इनको ओवरियोल बोलते हैं। ईच ओवरी में 8 ओवरियोल होते हैं। ठीक है, तो 1 पेयर होते हैं, ये भी लिख देता हूं मैं। ईच ओवरी कंटेन
8 ओवरियोल्स, ईच ओवरी कंटेन 8 ओवरियोल। ठीक है, हर एक ओवरी में 8 ओवरियोल होते हैं, तो 2 ओवरी हो गई, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 16 ओवरियोल। सोलह ओवरियोल्स होते हैं, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन ओवरी के मिलने से कॉमन डक्ट बनती है, इसको ओवी डक्ट बोलते हैं, और दोनों ओवी डक्ट मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसको वजाइना बोलते हैं। ठीक है, इसको आप वजाइना बोल सकते हो, वजाइना, समझ रहे हो। तो वजाइना किस चैम्बर पर नजर आ रही है? ठीक है, 6 के बाद 7th सेगमेंट, कौन सा सेवेंथ सेगमेंट होगा? 7th सेगमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहां आपको एक ग्लैंड दिख रही है, ये ग्लैंड दिख रही है, ये ऐसे, एक तो भरी हुई है, एक खाली है, तो पेयर में होती है। इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? इस ग्लैंड को हम बोलते हैं स्पर्मेथिके, स्पर्म को कलेक्ट करने वाले पैकेट स्ट्रक्चर। स्पर्मेथिका किस सेगमेंट पे लगे होते हैं? ये भी 6th सेगमेंट, 6th सेगमेंट, 6th सेगमेंट पे लगे होते हैं। काम क्या होता है स्पर्मेथिका का? मैंने बताया ना, मेल कॉकरोच क्या करता है, धीरे से अपने चैम्बर को इसमें फिक्स कर देता है। सारे उस स्पर्मेटोफोर की बात कर रहा हूं, स्पर्मेटोफोर के सारे स्पर्म इनके अंदर भर जाते हैं, 1 पेयर होते हैं, ये 1 पेयर, 1 पेयर, कलेक्शन ऑफ स्पर्म। ध्यान, स्पर्मेथिके स्पर्म को कलेक्ट करने वाले छोटे छोटे पैकेट, जो मेल से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। भाई स्पर्म भर गए इसके अंदर, क्लियर? बिल्कुल। कॉपुलेशन के टाइम पर बस मेल का काम होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की हेल्प से उस चैम्बर को फीमेल में यहां पर लगा देना। चैम्बर जैसे यहां पर आता है ना, ये चैम्बर आ गया, इसके सारे स्पर्म इसके अंदर भर जाते हैं अपने आप ही, और हवा के झोंके से खाली चैम्बर बाहर उड़ जाता है, निकल जाता है। बस इतना काम हो गया, क्लियर है? बिल्कुल। अब आई फीमेल की बारी। अब फीमेल क्या काम करेगी, समझो। फीमेल क्या काम करेगी, मैं अलग से समझाता हूं, डायग्राम बना के ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये चैम्बर था ऐसे, देखना, समझना, कोशिश करना समझने की। ये ऐसे, ये एक मैंने बताया था स्पर्मेथिके, ये बड़ा था, एक छोटा सा खाली, इनमें क्या भरे हुए हैं? स्पर्म। ठीक है, और ऊपर मैंने अभी यहां क्या बताया था? यहां ओवरी, ओवरी थे, तो एक एक करके ओवरी से समझना मेरी बात। सबसे पहले क्या होगा, यहां कोलेटरल ग्लैंड, और दिखा दूं मैं आपको, ये ग्लैंड दिखाए थे ना, ऐसे 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 ऐसे, कोलेटरल ग्लैंड, एक ये नहीं, एक और दिखा दो ऐसे। अब सबसे पहली बारी आएगी कोलेटरल ग्लैंड की, ये क्या काम करेंगे? ये पैकेट बनाएंगे, ये ऐसे पैकेट रिलीज करना चालू कर देंगे, ये। अब क्या होगा? कोलेटरल ग्लैंड इस पैकेट में धीरे धीरे करके एक एक ओवरियोल से एक एक ओवा आएगा, तो धीरे धीरे ओवा आ गए, इसके अंदर ओवा आ गए, ओवा, और यहां से स्पर्म आएंगे, यहां से ऊपर से क्या आने वाले हैं? स्पर्म, यहां से स्पर्म आएंगे, ये स्पर्म भरे हुए हैं, ये स्पर्म आएंगे, ये स्पर्म आ गए, ओवा आ गए, स्पर्म्स आ गए, किसके अंदर आ गए? ऊथिका, ऊथिका आ गए। अब धीरे से इस ऊथिका को बाहर निकाला जाएगा। ऊथिका का स्ट्रक्चर देखोगे ना, बाद में इसको, इनके दोनों सिरे बंद कर दिए जाते हैं, सिरे इनके बंद कर दिए जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, ऐसा, जिसमें टोटल कितने ओवा होंगे? भाई कितने ओवरियोल थे? 16 थे ना, 16, तो ओवा भी लगभग 14 से 16 ही आएंगे। ठीक है, लगभग 8 ऊपर होंगे, 4 4, ऐसी लगभग 8 नीचे होंगे। ठीक है, 8 और 8 एग, फर्टिलाइजेशन के बाद एग। टोटल एनसीईआरटी लिखती है 14 से 16 तक, 14 to 16 हो सकते हैं, 14 to 16 एग हो सकते हैं।
एक ऊथिका के अंदर, ठीक है। ये क्या रिलीज हो रहा है? ऊथिका, ऊथिका। कितने ऊथिका रिलीज होते हैं? अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, जो एनसीईआरटी लिखती है 9 से 10 ऊथिका कॉकरोच एक बार में रिलीज कर देता है। 9 से 10 ऊथिका, 9 से 10 ऊथिका रिलीज कर देता है, ऐसे ही बना बना करके, ठीक है। इसकी लेंथ एनसीईआरटी ने लिखी हुई है 8 mm, लगभग 8 mm का ऊथिका होता है, ठीक है। 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है फीमेल। ऊथिका के अंदर ओवा और स्पर्म आ जाते हैं और अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग बनते हैं ये आ गए। इनको नम और गंदे स्थानों पर फीमेल क्या कर देती है? रिलीज कर देती है, ठीक है। वापस आ रहा हूं मैं, समझ में आ गया? कोलेटरल ग्लैंड का मैंने काम बताया। कोलेटरल ग्लैंड क्या काम करते हैं? रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? रिलीज। ऊथिका, ऊथिका, ऊथिका को कौन बनाता है, रिलीज करता है? कोलेटरल ग्लैंड। और जेनिटल चैम्बर तो मैं बता चुका हूं, फीमेल में जेनिटल चैम्बर की अगर बात की जाए, पाउच की बात की जाए, तो 7 + 8 + 9 सेगमेंट के मिलने से बनता है। पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। यहां तक वेस्टिब्यूलम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, एक एक चीज का मैंने फंक्शन बता दिया, और धीरे धीरे इनको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो फीमेल यहां से लगभग 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है, और एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 तक एग, फर्टिलाइज एग हो सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? तो ये फीमेल का सिस्टम हो गया। ओवरी 1 पेयर होते हैं, हर एक के अंदर 8 और 8 ओवेरियोल होते हैं, ठीक है। इनके मिलने से ओविडक्ट बनती है, फिर मिलने से कॉमन डक्ट, जिसको वजाइना बोलते हैं, जो खुलती है चैम्बर के अंदर। इसकी ओपनिंग को फीमेल गोनोपोर बोलते हैं, बता चुका हूं मैं। यहां एक ग्लैंड है बाइपिलर स्पर्मेथिका, जो स्पर्म को रिसीव करती है। स्पर्मेथिका, स्पर्म को रिसीव करने वाली ग्लैंड। 1 पेयर होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्पर्म मेन काम है, ठीक है। चलो, और ऊथिका का काम मैंने बता ही दिया आपको, सॉरी, कोलेटरल ग्लैंड का काम मैंने बता ही दिया, ऊथिका बनाना है। और ये फीमेल चैम्बर है, जो 3 सेगमेंट के मिलने से बनता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, ऊथिका रिलीज हो गया। जब ऊथिका रिलीज होता है तब कहां पर होगा? नम स्थानों पर, ठीक है। अब ऊथिका में क्या थे? एग थे, एग, एग। धीरे से क्या होगा इन एग में? एग से कौन निकलेगा? एग से छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलेंगे, इनको हम निम्फ बोलते हैं। समझना मेरी बात, एग से छोटे छोटे स्ट्रक्चर में निकलेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बेटा? निम्फ। छोटे छोटे निम्फ निकलेंगे, ठीक है। और ये निम्फ, निम्फ मतलब बच्चे, मतलब जुवेनाइल बोल सकते हो, जुवेनाइल। निम्फ मतलब जुवेनाइल। इनसे बनते हैं इमेगो। इमेगो मतलब एडल्ट, इमेगो का मतलब एडल्ट। अच्छा, क्या अंतर होता है निम्फ और एडल्ट में? देखने में दोनों कॉकरोच एक जैसे होते हैं, छोटा कॉकरोच, बड़ा कॉकरोच, पर फिर भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है समझाता हूं मैं। अगर मैं यहां बात करता हूं जुवेनाइल के अंदर, यहां पर गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरी और विंग्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं, दोनों ही एब्सेंट होते हैं, पर हां विंग पैड प्रेजेंट होते हैं। समझना, विंग्स पैड ये तो प्रेजेंट होते हैं, और यही विंग्स पैड आगे जाकर के विंग्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जबकि एडल्ट में अगर बात करोगे ना, एडल्ट के अंदर तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स समझते हो? गोनैड्स का मतलब है टेस्टिस, ओवरी और विंग्स होते हैं। ये बन चुके होते हैं, ये अंतर होता है। और विंग पैड ही एक्चुअल में विंग्स को बनाने का काम करते हैं। विंग्स पैड कन्वर्ट इनटू विंग्स, ये अंतर होता है। अगर जुवेनाइल बच्चों की बात करूं, छोटे कॉकरोचों के उनमें गोनैड्स और विंग्स नहीं होते, पर विंग्स पैड होते हैं, जो आगे जाकर के विंग्स में कन्वर्ट होते हैं, गोनैड्स बन जाते हैं। ये अंतर होता है दोनों के अंदर। इससे इसमें कन्वर्ट होने में 1-2 दिन नहीं लगते, 1 साल लगता है, 1 ईयर। 1 ईयर
जिसमें एक दो नहीं 13 मोल्टिंग होती हैं, 13 मोल्टिंग होती हैं एक साल में, 13 मोल्टिंग होती हैं, 13 मोल्टिंग होती हैं इसके अंदर, समझ रहे हो? बहुत धीरे धीरे मोल्टिंग समझते हो? मोल्टिंग का मतलब थोड़ा साइज बढ़ा, ये साइज बढ़ा, ऊपर की लेयर फट गई, अलग हो गई, फिर नई लेयर बनेगी, साइज और बढ़ेगा, वो हट जाएगी, फिर और साइज बढ़ेगा और हट जाएगी। तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है, ऊपर की लेयर फट जाती है, हट जाती है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, फिर और बढ़ता है, फिर वो हट जाती है। तो ऐसा 13 टाइम होता है एक साल में, एक साल में 1 ईयर। तो इस टाइप की, वैसे यहां जो मेटामॉर्फोसिस है ना, वो ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं है, स्यूडो मेटामॉर्फोसिस है। कैसी है? स्यूडो टाइप की मेटामॉर्फोसिस। इसको पॉरो, जो एनसीईआरटी लिखती है इसको पॉरो मेटाबोलस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को? पॉरो, पॉरो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। मतलब बहुत स्लो होती है, तो उसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हो, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। क्यों? क्योंकि एक साल में होती है, धीमे धीमे एक साल में होती है, इसलिए इसको पॉरो मेटाबोलस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, समझ रहे हो? या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट नहीं है, या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट। क्योंकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वो होती है जिसमें लार्वा से एडल्ट बनता है, और लार्वा बिल्कुल अलग होता है, एडल्ट अलग होता है, सारे ऑर्गन ही चेंज होते हैं, वो सही मायने में ट्रू मेटामॉर्फोसिस है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जो इंसेक्टा में देखने को मिलती है। मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, पर कॉकरोच के अंदर वो वाली मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, समझ रहे हो? क्योंकि यहां बच्चा और बड़ा एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनके विंग्स और गोनैड्स में अंतर होते हैं। इसलिए इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को पॉरो मेटाबोलस, या ग्रेजुअल, धीरे धीरे होने वाली एक साल में होती है, या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और एडल्ट जब बन जाते हैं तो वो कॉकरोच होते हैं, वो तो पता ही है आपको। ये यहां के कंप्लीट होता है कॉकरोच, और आपका चैप्टर यहां करके हो जाता है एंड। तो समझ में आया होगा, चैप्टर हम मान के चलते हैं, ठीक है? बिल्कुल कंसेप्चुअल लेके चले। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने पूरी करा दी है, और जो नीट में आती है, तो हमें नीट से मतलब है, ठीक है? आपकी एक चीज कवर है, इसको अगर आपने ध्यान से सुना हो तो पूरा मैंने डायग्राम, फ्लो डायग्राम में समझाया है, और एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट करने की कोशिश की है, और हुआ होगा, ठीक है? अगर वाकई में सही लगा हो तो एक कमेंट जरूर करना, ठीक है? थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, नमस्कार।